Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jayaprakash University, Chhapra. प्रिय विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा के क्रम में आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन पे विस्तृत व्याख्या किया था। दिल्ली सल्तनत से जो प्रश्न बनते हैं, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें या दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के क्या सिद्धांत थे और उसके स्वरूप, जो प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप है, उस पर चर्चा करें और केंद्रीय प्रशासन का भी उल्लेख साथ साथ करें। या ये हो सकता है कि केंद्रीय जो दिल्ली सल्तनत के या सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन की संक्षिप्त विवेचना करें, इत्यादि प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन की विस्तृत चर्चा कर ली है और इस लेक्चर में प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के विषय में चर्चा करेंगे और इसके अगले लेक्चर में हम लोग दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक स्वरूप था, जिन सिद्धांतों पर आधारित था, उसकी चर्चा कर लेंगे। तो आइए प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन पे चर्चा शुरू करें। दिल्ली सल्तनत का जो केंद्र है कई प्रांतों में बटा हुआ था। सल्तनतकालीन प्रांत को इक्ता, विलायत या सूबा नामों से भी जाना जाता है। जो इक्ता या सूबा था, उसके प्रमुख या प्रांत के गवर्नर को भी कई नामों से, जैसे इक्तादार, वली, मुक्ता, मुफ्ती या नायब इत्यादि नामों से जाना जाता है। जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें केंद्रीय व्यवस्था का ही प्रतिरूप प्रांतीय व्यवस्था भी माना जाता था, क्योंकि माना जा सकता है क्योंकि जो प्रांत के इक्तेदार हैं, ये भी प्रांत के कार्यपालिका, न्यायपालिका, सैन्य व्यवस्था इत्यादि पे इनका नियंत्रण होता था और ये विशेषाधिकारों से युक्त होते थे और प्रांतों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व इन्हीं पे था। जो अंतर था सुल्तान और प्रांत इक्तेदार में, वह यह था कि सुल्तान ही इक्तेदारों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते इत्यादि निर्धारित करता था, इनकी नियुक्ति करता था, इनका स्थानांतरण भी करता था, इन्हें पदच्युत भी कर सकता था। ये सुल्तान के विवेकाधिकार पे था और सुल्तान का प्रांतों पे, इक्तेदारों पे, वलियों पे पर्याप्त नियंत्रण था। जो इक्तेदार थे, इक्ता के इक्तेदार, इक्ते में शांति व्यवस्था और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे। ये लगान अधिकारियों का सहयोग भी करते थे। प्रारंभ में तो ये लगान इत्यादि वसूलने का भी कार्य किए, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब एक अन्य वित्तीय पदाधिकारी की नियुक्ति हो जाती है तो ये लोग इन अधिकारियों का भी सहयोग करते थे। जो राजस्व अधिकारी या वित्त अधिकारी थे, इन लोगों का भी सहयोग करते थे उनके लगान वसूली इत्यादि में। जो प्रांतपति थे, उनकी भी अपनी एक सेना होती थी, क्योंकि सुल्तान का स्पष्ट निर्देश था कि इनकी एक सेना होगी और उसके खर्च के लिए ही इन लोगों को जो राजस्व था उसका पर्याप्त भाग इन्हें मिलता था और जो अवशेष होता था उसी को इन्हें केंद्र के खजाने में दीवाने वजारत के पास भेजना होता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रांत के जो इक्तेदार हैं, उनकी जो शक्ति थी प्रांत में महत्व थी जान पड़ती है, क्योंकि
प्रांत से जुड़े सभी मामले इन्हीं के अधीन थे। प्रांत में ही एक अन्य अधिकारी जो वित्तीय विभाग की देखरेख करता था, उसकी नियुक्ति कालांतर में की गई, जिसे साहिब दीवान या ख्वाजा कहा जाता था। इस ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति बलबन के समय से शुरू हुई। सैनिक मामलों के लिए प्रांतीय आरिज विभाग था, जिसे हस में अतरफ कहा जाता था। ये सैन्य विभाग से संबंधित कार्यभार देखता था। राजस्व वसूली का कार्य के लिए हम देखते हैं कि नाजिर एवं वकूफ नामक अधिकारी होते थे। इसी तरह हम अगर अन्य अधिकारियों की चर्चा करें तो उसमें काजी सूबा जो प्रांत में मुकदमों के निर्णय इत्यादि का कार्यभार देखता था, और इसके लिए वह उसके पास मुफ्ती, दादबक या नायब दादबक या अमीर दाद जो शहरों में नियुक्त हुआ करते थे इत्यादि इसके अधीन कार्यरत अधिकारी थे। लेकिन इनको फौजदारी मामले नहीं देखने होते थे। फौजदारी मामले को देखने का कार्य इक्तेदार ही करता था। इक्ते में जो ख्वाजा या साहिब दीवान नामक अधिकारी था, उसके भी सहयोग के लिए मुस्तरीफ और कारकुन नामक अधिकारियों की चर्चा मिलती है। इस प्रकार प्रांत में एक अधिकारियों का पूरा तंत्र था, जो कि प्रांतीय सामान्य प्रशासन और राजस्व प्रशासन यानी लगान व्यवस्था इत्यादि को देखता था। प्रांत कई सिकों में बटे होते थे। सिक आधुनिक जिला के समान था, यानी प्रांत कई जिलों में बटे थे। जिलों को क्या कहा जाता था? सिक। सिक का शाब्दिक अर्थ होता था एक हिस्सा। प्रांतों में जो प्रांत हैं सिकों में बटे हैं, और सिकों का जो प्रमुख प्रशासक था उसे सिकदार कहा जाता था। सिकदार का सर्वप्रथम जो नियुक्ति करने का उल्लेख हमें मिलता है बलबन के समय में 1279 ईस्वी या 1279 एडी ईस्वी में सर्वप्रथम बलबन ने इनकी नियुक्ति की थी। सुमन और समाना क्षेत्रों में अमीरों की नियुक्ति करके इस प्रथा को प्रारंभ किया था, जैसा कि समकालीन वर्णन मिलता है। सिकदार सिख में सामान्य प्रशासन जो शांति व्यवस्था स्थापित करना था उसको स्थापित करता था, और राजस्व अधिकारियों की सहयोग भी करता था। हम देखते हैं कि कालांतर में जो सिख है, जो लोधी काल में सिख शब्द का कम प्रयोग मिलता है, उसके स्थान पर सरकार शब्द का प्रचलन हो गया था, और इस तरह संभवतः लोधी काल में सिख जो सरकार का रूप ले लिया था, जो जिले का ही एक मॉडल था, जिला प्रशासन का ही स्वरूप था। इस तरह सिकदार जो है इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता था। जिला कई परगनों में बटा होता था। परगना का कोई एक स्पष्ट नाम का उल्लेख नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ जो प्रमुख अधिकारी है, परगना का प्रमुख अधिकारी, उसका एक चर्चा मिलता है आमिल। आमिल नामक अधिकारी परगने में शांति व्यवस्था की देखरेख करता था। फिरोज शाह तुगलक के समय में दोआब क्षेत्र में 55 परगनों का उल्लेख करता है। इस तरह हम देखते हैं कि परगना में आमिल प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था, और यही शांति व्यवस्था स्थापित करता था, और लगान वसूली में भी यह सहयोग करता था। इसके सहयोग हेतु हम अन्य अधिकारियों को देखते हैं सरहंग, मुशरीफ, मुहासिल, गुमास्ते। जो मुशरीफ है म में छोटा की मात्रा, और सलजम सवाला स है, र में छोटी मात्रा, और फ मुशरीफ। आप लोग जब लेक्चर्स को 2-4 बार सुनेंगे तो स्पष्ट रूप से नाम स्पष्ट हो जाएंगे और कंसेप्ट भी बैठ जाएगा। इस तरह फिर गुमास्ते नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है परगने में, जो आमिल के सहयोग करते थे। फिर इसके अतिरिक्त जो राजस्व लेखा को रखने इत्यादि का काम करता था, वो कारकुन का भी चर्चा हमें प्राप्त होता है। प्रशासन की सबसे छोटी कई गांव थी। परगना में कई गांव होते थे। इसका हमें एक चर्चा जब देखते हैं कि इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर सादा नामक, यानी अमीर सादी या सादा नामक अधिकारी की चर्चा करता है कि जो 100 गांवों का अधिकारी था।
इस तरह परगना कई गांव में बटा हुआ था और गांव एक गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव में खूत, मुकद्दम, चौधरी इत्यादि वंशानुगत अधिकारियों की चर्चा हम देखते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट कर लें कि जो प्रांतों में अधिकारी थे, इक्तेदार, वली, इन लोगों का पद वंशानुगत नहीं होता था, स्थानांतरण होता रहता था। सुल्तान इनका स्थानांतरण करते रहता था प्रांत के अधिकारी को, लेकिन गांव के अधिकारी वंशानुगत आधार पर थे। और इसी का चर्चा वर्णि करता है और कहता है कि ये बहुत ऐशो आराम का जीवन जीते थे, धनी थे और घोड़ों इत्यादि का प्रयोग करते थे, पार्टियां करते थे, समारोह का आयोजन करते थे और विद्रोह में भाग लेते थे। इसी कारण जो सुल्तान अलाउद्दीन है उसने सर्वप्रथम खूत, मुकद्दम चौधरियों के विशेषाधिकारों को छीन लिया, क्योंकि ये लोग जो खूत, मुकद्दम चौधरी हैं इनको एक लगान राज्य की तरफ से मिलता था और किसान की तरफ से भी मिलता था। इसके अलावा भी बहुत सारे विशेषाधिकार थे, जैसे खराज नहीं देते थे, जजिया नहीं देते थे, घरी चरी इत्यादि जो अन्य कर लगते थे वह ये लोग नहीं देते थे। तो सुल्तान अलाउद्दीन ने इन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया और इन लोगों को भी कि जो सारे विशेषाधिकार हैं उनको खत्म कर दिया था। जो खूत, मुकद्दम चौधरी हैं ये लोग हक एक होती राज्य से प्राप्त करते थे लगान वसूल करने के कारण, और किसानों से किस्मत एक होती नामक कर लेते थे। इस प्रकार ये गांव में लगान को वसूल करने का कार्य करते थे और ग्राम में जो सामान्य प्रशासन था, जो शांति व्यवस्था था, विद्रोह इत्यादि का दमन था, इस सब का कार्य भी खूत, मुकद्दम चौधरी ही किया करते थे। गांव में जो अन्य अधिकारियों को चलता मिलती है वह है चौकीदार, लगान वसूल करने वाला और एक पटवारी। इस तरह हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन है वह सुदृढ़ आधार पर व्यवस्थित था और इन्हीं जो प्रशासनिक व्यवस्था को आगे के क्रम में हम देखते हैं कि इसमें शेर शाह सूरी कुछ परिवर्तन करता है और फिर बाद में अकबर के समय में एक सुदृढ़ जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी नींव पड़ जाती है। अगर हम सल्तनतकालीन प्रांतीय व्यवस्था की विशेषता के विषय में अगर कुछ चर्चा करें तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इक्तेदारी प्रणाली ही थी। इक्तेदारों की नियुक्ति सुल्तान इल्तुतमिश के समय से मिलती है और इक्तेदार सैनिक असैनिक दोनों तरह के अधिकारी हो सकते थे। इक्तेदार बड़े और छोटे भी होते थे। जो बड़े इक्तेदार थे वही प्रांतों का निर्माण करते थे और एक प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान करता था और सुल्तान इनकी नियुक्ति करता था। तो ये लोग इस क्षेत्र में प्रशासन व्यवस्था इत्यादि को देखते थे, शांति व्यवस्था स्थापित करते थे, फिर लगान वसूल करने में भी सहयोग देते थे और सेना भी रखते थे और अपने खर्च के लिए जो भूमिखंड आवंटित होता था उसी से प्राप्त होने वाले जो लगान था उसी को तो इक्ता नाम दिया जाता है। और इस तरह वहाँ लगान सामान्य प्रशासन से लेके लगान तक की व्यवस्था यही लोग किया करते थे। जो इक्ता व्यवस्था है यह इसमें जो प्रांतपति हैं इनके विशेषाधिकारों में समय के साथ परिवर्तन भी होते रहा। बलबन ने इक्तेदारों पे नियंत्रण स्थापित किया क्योंकि इक्तेदार जो केंद्र को कम राजस्व भेजते थे, जो उनका राजकोष में कम पैसे भेजते थे, जो पैसा उस समय का टंका हुआ करता था। जो पैसा शब्द है उसको भी उस काल में अलग शब्दों से भी जाना जाता है। तो जो भू राजस्व था उसको भेजने का कार्यक्रम करते थे। तो बलबन ने ख्वाजा या साहिब दीवान नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी। फिर आगे हम देखते हैं कि सुल्तान जो गियासुद्दीन तुगलक है उसने मुक्ता की व्यक्तिगत आय तथा उसके अधीन जो रखे गए सैनिक के वेतन में जो उसके खर्च था उसको स्पष्ट विभाजित कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि उसने जो सैन्य प्रभार को अलग कर दिया, जो वली के जिम्मे कर दिया और वली उल खराज जो लगान वसूल करने वाला एक अलग अधिकारी की नियुक्ति कर दी। इस तरह हम देखते हैं कि प्रांतीय व्यवस्था में सल्तनत काल में चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन का भी कुछ ध्यान रखा गया, जो आगे चल के अकबर के समय में, शेर शाह के समय, फिर अकबर के समय में एकदम स्पष्ट प्रणाली के रूप में उभर जाती है। इस तरह सल्तनतकालीन जो प्रशासन है उससे संबंधित चर्चा समाप्त होता है। आप लोग
सल्तनत काल से सामान्यतः यही प्रश्न पूछा जाता है कि सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन करें। तो उसमें केंद्रीय प्रशासन, फिर प्रांतीय प्रशासन, फिर जिला प्रशासन, फिर परगना, फिर गांव की चर्चा करते हुए अपने क्वेश्चन को पूरा करेंगे। प्रश्नों के अनुकूल क्वेश्चन को हल किया जाता है। अगर स्वरूप पूछे तो विशेषताओं को और स्वरूप से संबंधित लेक्चर हम अगले वीडियो में देंगे, जिसमें दिल्ली सल्तनत प्रशासन का जो स्वरूप क्या था, राज्य का स्वरूप क्या था, और जो इस्लामी जगत के जो सुल्तान हैं उन पे खलीफाओं का नियंत्रण माना जाता था, और सुल्तान और अमीर और उलमा वर्ग था। इस पे एक संक्षिप्त चर्चा हम लोग अगले लेक्चर्स में कर लेंगे, क्योंकि तभी हम लोग को स्पष्ट हो सकेगा कि किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है और स्वरूप किस तरह था सल्तनत कालीन। इस तरह हमारा ये चर्चा पूरा होता है। आप लोग क्वेश्चन हल करें और क्वेश्चन पूछे भी। जो शब्दों को लिखने में परेशानी हो रही तो उसे सुने, और जो टेक्स्ट बुक है उससे देख के आप लिख सकते हैं। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वह व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट करेगा, और जो चीज़ जो शब्द है, जो टर्म है नहीं समझ में आया तो वो आप हमसे पूछेंगे, हम आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।